नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी के लिए यूपी एक बड़ी प्रयोगशाला है। गुजरात लॉबी जानती है कि योगी आदित्यनाथ के छोटे से कर्तव्य ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोक दिया। लोकसभा चुनाव से पहले नारा लगा था कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। नतीजा है कि क्षत्रिय बिरादरी ने वोट नहीं दिया। पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक वैसे भी कांग्रेस सपा के गठबंधन के साथ खड़े हो गए। अब उत्तर प्रदेश में योगी की राजनीति का प्लान क्या है और अमित शाह योगी को कैसे निपटाना चाहते हैं, दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने विस्तार से बातचीत की है। लेके चलता हूं केपी मलिक के पास। पहले आप 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। धन्यवाद संजय जी। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। चौधरी चरण सिंह साहब का जन्मदिन है। किसानों के मसीहा थे, एक ऐसा नेता जो आम आदमी की आवाज बुलंदी से उठाता था, दमदारी के संग उठाता था। उनको जन्म दिवस है उनका, आज समाज याद कर रहा है और उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं उन किसान नेताओं से अनुरोध करूंगा कि चरण सिंह जी को समझें, जानें कि किस तरह किसानों के संग वो सत्ता से टकराते थे। शुरुआत मैं करूंगा मलिक साहब आपसे कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति हो रही है वो 2027 की तस्वीर दिखा रही है। पहले पिछड़े कुर्मी जातियों के विधायकों ने एकजुटता दिखाई, फिर एक मीटिंग आई कि क्षत्रिय विधायक एकजुट हो रहे हैं, और आज खबर आ रही है कि ब्राह्मण विधायकों ने एक बड़ी मीटिंग करी है। ये 2027 या 2029 से पहले 2027, उससे पहले ये जातियों के विधायकों की एकजुटता। मुझे तो याद आ रहा है कि वो सीन जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 100-150 विधायक धरने पर बैठ गए थे और संघ के बड़े से बड़े लोगों को दौड़ लगानी पड़ी थी कि मामला निपटा दिया जाए, विधायकों से की तरह सेटिंग करके खत्म करा दिया जाए। और बीच में अमित शाह जी की और योगी आदित्यनाथ की फूफा बारात के नाराज फूफा वाली तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। 2027 से पहले ये जो तस्वीरें आ रही हैं जातियों के संतुलन की, असंतुलन की, कफ सिरप वाले कोडिन भैया की तस्वीरों की, अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह को, वो आलोक सिंह जो सिपाही बर्खास्त है उसको कुछ पिलाते हुए खिलाते हुए दिखाया है, पिलाते हुए शायद लिखा है कि कहीं ये कोडिन वाला सिरप तो नहीं पिला रहे। तो ये सब पूरा एकदम अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो रही है। प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आ रहे हैं। इन सब का घटनाक्रम से क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई एक बड़ी आहट बदलाव की, बड़ी आहट संगठनात्मक, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो योगी आदित्यनाथ से उनकी पटती नहीं है। बिल्कुल ये सब मान सकते हैं, सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं। मैंने जो तमाम सवाल पूछे एक एक करके सबके जवाब दीजिए, चल क्या रहा है। संजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का दिवस है, जिसको हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये किसानों का मैं तो दुर्भाग्य ही कहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि वो किसानों की लड़ाई लड़ते थे और सरकार से या किसी से वो डरते नहीं थे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी वो भिड़ गए थे। वो इसलिए भिड़ गए थे कि उन्होंने खीर नहीं खाई थी। आज के नेता खीर खा लेते हैं और चवन्नियां पलट जाती हैं, इसलिए वो लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। उसका एक तो ये कारण है। आज हम उनको याद करते हुए उनको नमन करते हैं। उन्होंने जो किसानों के लिए किया, किसान उसको भूल नहीं सकते। दूसरी चीज जो आप उत्तर प्रदेश में राजनीति की कर रहे हैं, 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति जिस प्रकार पलटी है, वो भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। एक सिर्फ ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहिए, गुजरात लॉबी कहिए, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है और बड़ी छटपटा रही है। वो अपना डमी सीएम बिठाना चाहती है, जैसे उसने राजस्थान में बिठाया हुआ है, मध्य प्रदेश में, तमाम भाजपा शासित राज्यों में जिस प्रकार की रबर स्टैंप है, उसी प्रकार की रबर स्टैंप वो चाहती है, लेकिन वो बिठा नहीं पा रही है। आज लेकिन जिस प्रकार से हम देखते थे कि योगी जी को जो एक आवरण मिला हुआ था, जो एक छत्रछाया संघ की मिली हुई थी, अब संघ भी बहुत कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। और पिछले जो 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं 2024 के बाद, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सफलता पाई है इन राज्यों में, उससे जो गुजरात लॉबी है वो गदगद है और उसने तोप का मुंह उत्तर प्रदेश की तरफ को घुमा दिया है।
और संघ कमजोर पड़ गया है, यानी कि ये कह सकते हैं कि संघ की छत्र छाया जो है वो योगी जी के ऊपर से उठ गई है। मजे की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और ईडी दे धड़ाधड़ छापे मार रही है और कब सिर्फ निकल रहा है और योगी जी उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, योगी जी कुछ बता नहीं रहे। योगी जी किसको बता रहे हैं? बुलडोजर का जो है डीजल नहीं मिल रहा है, डीजल पे कहाँ प्रतिबंध लग गया है, कहाँ वो बुलडोजर सर्विस के लिए चले गए, कहाँ ओवरहोलिंग हो रही है, बुलडोजर गायब है। दूसरी चीज जो है, जो दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजे हैं, क्या योगी जी के दुश्मन कम थे उत्तर प्रदेश में जो एक और भेज दिए गए हैं उनकी छाती पे मूंग दलने के लिए? और वो तो गोरखपुर के नजदीक से ही आते हैं, वो तो महाराजगंज के हैं। और योगी जी के और पंकज चौधरी के जो रिश्ते हैं वो भी भली भांति सब जानते हैं। तो ये जताता है कि ये जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, ये जो आपदा है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें अवसर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है जैसे 2024 में मिला था। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी उस अवसर को भुना पाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी गदगद है। समाजवादी पार्टी मान के बैठी हुई है कि खीर का कटोरा आएगा और हम खाएंगे, इसलिए वो कोई भी अपनी तरफ से इस तरह का प्रयास नहीं कर रही है। पीडीए की माला जप रही है। अरे भाई, पीडीए के टाइम पे तो संविधान का मामला था, 400 पार का मामला था, दलित और पिछड़े जो है वो घबरा गए थे कि अम्बेडकर का अधिकार हमसे छीन लेंगे, तो इसलिए वो आपके पाले में आ गिरे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सगुफा उनको अगर दे दिया कि वो वापस चले गए, तो फिर सपा क्या करेगी? सपा की कोई अपनी रणनीति है? अखिलेश जी ने कोई ऐसी रणनीति बनाई है कि इस रणनीति के तहत हम भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, या सिर्फ अवसर का इंतजार वो करते रहेंगे? दूसरी बात, जो सवाल आपने पूछा है संजय जी कि कप सिरप का जो मामला चल रहा है, इस पे जो योगी जी की चुप्पी है ये समझ से बाहर है और दिल्ली इस पर मजबूती से रगड़ाई कर रही है। तो ये क्या मामला है? दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि कुछ ब्राह्मण विधायकों की आज मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में। मेरी नॉलेज में 50 से अधिक पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 45-40 विधायक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हैं और 30 एक लोगों की ये मीटिंग बताई जाती है। तो यानी कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है एक परसेप्शन बनाने के लिए। भले ही ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में कम हो, लेकिन परसेप्शन बनाने में वो सबसे आगे रहता है और वो एक परसेप्शन बनाता है। और ये जो विधायकों की मीटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दुखदाई होती है, बड़ा नुकसान ये करती है। 2024 में राजपूत समाज के विधायकों की मीटिंग हुई थी, उसके बाद कुर्मी समाज के विधायकों की मीटिंग हुई, उसके बाद कोई दूसरे विधायकों की मीटिंग भी हुई थी, शायद राजभर या दूसरे जो विधायक थे उनकी उस प्रकार के मीटिंग हुई थी लोगों की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई थी। और अगर ब्राह्मण विधायक दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों को सम्मान मिलना चाहिए था योगी जी की 8 साल की सरकार में नहीं मिला है, तो वो तो सम्मान लेने के लिए फिर नुकसान भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा कर देंगे। तीसरी बात, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आप कुर्मी समाज के व्यक्ति को अध्यक्ष बना रहे हैं। जो पहले आपने कुर्मी समाज के बनाए थे या ओबीसी समाज के बनाए थे, वो कहाँ चले गए? विनय कटियार जी कहाँ है? वो ओम प्रकाश जी कहाँ है? वो बाकी लोग कहाँ? उमा भारती जी भी किनारे पे हैं। अगर सेंट्रल राजनीति के हिसाब से बड़ा सम्मान उनका था, बड़ी साध्वी थी, बड़ी स्टार प्रचारक होती थी भारतीय जनता पार्टी की। क्या चुनाव जीतने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़ों को अपने साथ लाने के लिए उनका प्रयोग होता है और फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है? तो विनय कटियार जी तो नहीं बन जाएंगे पंकज चौधरी कुछ दिनों के बाद। बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहे हैं, लेकिन 2027 का जो चुनाव विधानसभा का है, तमाम राजनीति उसके इर्द गिर्द घूम रही है और बाबा को हटाने का जो प्रयास है दिल्ली का, बाबा को सबक सिखाने का जो प्रयास है और कहीं ना कहीं उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिले, इस प्रकार की एक रणनीति और घमाघसी उत्तर प्रदेश में चल रही है संजय जी। बल्कि साहब लेकिन तमाम गहमा गहमी के बीच इसमें भी कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बड़ा कर लिया है। हिंदुत्व के वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। देश भर में जहाँ के चुनाव होते हैं वहाँ योगी आदित्यनाथ का बुलावा आता जरूर है। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे भी अगर ये कोडी वाला मामला निपटा दें तो
कुछ ना कुछ तो आम आदमी के मन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सकारात्मक बातें आई हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ को बनाए रखना बीजेपी के लिए फायदेमंद है, हटाना फायदेमंद है, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात अगर सामने आई तो जो एक क्षत्रिय वोट बैंक है वो भी बड़ा मजबूत वोट बैंक है, मजबूत विधायक है, प्लस जो हिंदुत्व का, उग्र हिंदुत्व का जो एक चिन्ह है, हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व के जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं ठहर सकते हैं, ठिठक सकते हैं। और पार्लियामेंट के चुनाव में हमने देखा था कि एक नारा लगा था कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। और कई मैं राजपूत संगठनों को देख रहा था कि उनके बीच में ये नारा लोकप्रिय हुआ था, और नतीजा ये हुआ कि पीडीए की एकजुटता, पिछड़े दलितों की एकजुटता और क्षत्रियों की नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह पछाड़ खा के लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिर पड़ी। 2029 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो अमित शाह को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार 2014 में अमित शाह ने बड़ी कामयाब रणनीति बनाई थी, पिछड़ों को एकजुट कर लिया था। आपको लगता है ये जाति की राजनीति बनाम धर्म की राजनीति में कौन सी राजनीति भारी पड़ेगी, धर्म की या फिर अखिलेश यादव की जातियों को संगठित करने की? और अगर ये ऊंची जातियां एकजुट रही तो बैकवर्ड्स में क्या रिएक्शन होगा, आपको क्या लगता है? नहीं संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्म की राजनीति जाति की राजनीति से कहीं ऊपर है, और उसके नतीजे हमने देखे हैं पिछले चुनाव में, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपने बहुत अच्छा बताया कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा और दलित भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा विमुख हो गया था, दूर चला गया था, और प्लस उसमें जो आग में घी का काम किया था वो क्षत्रिय समाज के जितने अपने विधायक थे या बाकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने जिस प्रकार से एक माहौल खासकर उत्तर प्रदेश में बनाया था, उससे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। और मैंने तो पहले चरण में ही बता दिया था कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री की मेरठ के बाद दूसरी रैली सहारनपुर में हुई, और वह प्रधानमंत्री की रैली में 5 से 10,000 लोग आए, और अगले ही दिन ठाकुरों की पंचायत हुई और उसमें 50 से 60,000 आदमी आ गए, तो हम जैसे विश्लेषकों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये एक पंचायत है जिसमें बिना बुलाए लोग आए हैं अपने संसाधनों से, और एक प्रधानमंत्री की रैली है, तो ये जताता है कि माहौल ठीक नहीं है। और वो बात सच जाहिर हुई, 2024 के परिणाम आपने देखे। दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई संजय जी दिल्ली की लड़ाई है, और ये 2029 की लड़ाई है। अमित शाह कहीं ना कहीं योगी को बड़े अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं, और उनको ये लगता है कि मोदी के बाद कहीं योगी अगर हो गया तो मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी के ऊपर आज तक कोई सीधा सीधा आरोप नहीं है। ये कप सिरप का आरोप है, इसमें जांच होनी बाकी है, इसमें कहां क्या तक चल रहा है। इसमें तो बनारस भी आता है, बनारस तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां तो आईबी सीबीआई सब लगी रहती है, उनके पास तो पल पल की खबरें होती हैं। तो क्या अगर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के पास खबर नहीं थी तो कम से कम बनारस की खबर होनी चाहिए थी, उसी पे कोई एक्शन हो जाता। और ये एक्शन अभी क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे सवाल हैं। और ये भी बात है कि योगी को अपने रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र दिल्ली से रचा जा रहा है। इस प्रकार के घोटाले तो बहुत सारे प्रदेशों में हो रहे हैं। आप खाद का घोटाला देख लीजिए, आप मिलावट का घोटाला देख लीजिए। अभी मध्य प्रदेश में पीछे आपने घोटाला देखा था, वहां पे भी सिरप का इसी तरह का घोटाला हुआ था, कप सिरप का, उस पर तो कुछ नहीं हुआ, वो तो दब गया घोटाला। तो फिर उत्तर प्रदेश का ही घोटाला क्यों इतना हाईलाइट हो रहा है? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसका नतीजा यही है कि जो असली कट्टर धार्मिक नेता बन के भारतीय जनता पार्टी में योगी जी उभर रहे हैं, इनके अगर दोस्त या इनकी लोकप्रियता अगर बढ़ी है तो इनके दुश्मनों की संख्या भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर बढ़ी है। और वही नतीजा है कि योगी जी को आज नुकसान करने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि 8 साल के शासन में योगी जी के ऊपर अगर कोई इनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो तमाम आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आरोप मुझे योगी जी के ऊपर दिखाई देते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को जो चाहिए, संघ को जो चाहिए, वो योगी जी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज हिंदुत्व का कोई कट्टर चेहरा नहीं है योगी आदित्यनाथ को छोड़ के। तो इसलिए वही इनकी टीआरपी है जो इनको आगे बढ़ाती है, नहीं तो इनको घेरने में कोई कोर कसर दिल्ली ने नहीं छोड़ी है। जी हाँ, योगी जी भी अपने क्षत्रिय एकता को एकजुट रखने के लिए जरूरत से ज्यादा दांव और रिस्क ले रहे हैं। आलोक सिपाही का, एक सिपाही की करोड़ों की कोठी है लेकिन इस पर बुलडोजर नहीं चढ़वा रहे हैं।
पूरा विपक्ष हमलावर है, समाज के लोग कह रहे हैं कि सिपाही करोड़ों की कोठी बनाए बैठा है, पिछड़े दलितों के या अल्पसंख्यकों के ऊपर तो बुलडोजर चल जाता है, लेकिन वो क्षत्रिय सिपाही इसलिए बुलडोजर चल नहीं पा रहा, ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन वह दूसरी तरफ अखलाक को जिस तरह पीट पीट के मार दिया गया था, उसके जो अभियुक्त थे उनका मुकदमा वापस लेने के लिए योगी सरकार बड़ी तेजी से आगे बढ़ी, कहा कि वापस हुआ जाए, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अखलाक के हत्यारों पर मुकदमा चलता रहेगा। तो ये एक अदालत से एक चोट पहुंची है, लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह की चीजों से बदनामी होती है। एक व्यक्ति जिसके फ्रिज में बकरे का मीट था, उसको बीफ का मीट बताकर उस व्यक्ति की पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, और सरकार उस हत्या आरोपी को बचाने की कोशिश करती है। तो इन सब चीजों से असर तो पड़ता है, एक सामान्य छवि का असर पड़ता है, एक ब्रांड का असर पड़ता है। ये समझ में आता है कि देश में सब कुछ, प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन योगी जी को इस बात से फर्क पड़ता है क्या? वो तो चाहेंगे कि अखलाक जैसा मुद्दा ये और ज्यादा आगे जाए कि भाई हमने अखलाक के हत्यारों को बचाने तक की इस सीमा से आगे निकल गए। क्या यही है योगी की राजनीति का मूल मंत्र? नहीं संजय जी, अगर ये भारतीय जनता पार्टी में आज देखेंगे तो थोड़ा पीछे आप जाएंगे और मोदी जी की आप बात करेंगे, जो गोधरा में कांड हुआ था, बाकी उसके बाद तमाम कांड गुजरात में हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी थी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि इस तरह की घटनाओं से अगर एक वर्ग आपसे नाराज होता भी है, तो जो दूसरा वर्ग है जिसको आप 80-20 की लड़ाई करते हैं, तो 80 वाला जो वर्ग है वो तो आपके पक्ष में आता ही है इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें सोच के। आज हम और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, देखते हैं, तो वहां पे कहते हैं ना कि अब्दुल टाइट है तो मामला फिट है। तो अब्दुल को टाइट जितना किया जाएगा इतना इधर वाला माहौल बढ़िया रहेगा। वही तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो बाबा उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो या उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी नाथ के लिए हो, ये घाटे का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा है, जो आने वाले इलेक्शन में और उनकी लोकप्रियता में बढ़ावा पैदा करता है, वो नुकसान नहीं करता। मुझे ऐसा लग रहा है जी। मलिक साहब, दिल्ली की जो राजनीति है वो इन कदमों पे आकर ठिठक जाती है। योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है, जो हिंदुत्व के चारों तरफ घूमती है, वो क्या संघ को पसंद उतनी नहीं आ रही? क्योंकि संघ की भी आइडियोलॉजी रहती है उग्र हिंदुत्व। जितना उग्र हिंदुत्व होगा, जितना तड़का लगेगा, जितनी गर्मी आएगी, जितनी अल्पसंख्यकों को गाली दी जाएगी, कहीं ना कहीं मूल में तो रहता है। भले ही संघ दूसरा चेहरा सामने रखता हो कि नहीं भाई हम तो उदारवादी आदमी हैं और जो इस राष्ट्र का है वो सब राष्ट्र, बातें तो आइडियल करता ही करता है संघ, लेकिन पीछे तो ऐसी कहानी रहती है ना, संघ की आइडियोलॉजी भी जो योगी आदित्यनाथ की आइडियोलॉजी है उससे कहीं ना कहीं मैच तो करती करती है ना। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल मैच करती है। अगर इस तरह की बात नहीं होती और संघ में इस तरह की चीज पसंद नहीं होती, तो बाबा के पीछे क्यों संघ खड़ा रहता? भाई आज संघ कमजोर है, और संघ में उत्तर प्रदेश की जितनी भी संघ की लॉबी है, उत्तर प्रदेश के जितने भी संघ के बड़े कार्यकर्ता नेता हैं, वो सब बाबा के पीछे खड़े हुए हैं। 80% नेता, हो सकता है 20% दिल्ली के टच में होंगे, लेकिन 80% जो उत्तर प्रदेश के संघ के लोग हैं वो बाबा के साथ हैं। और नागपुर भी बाबा के साथ है फिलहाल। तो नागपुर का अगर ऊपर का ही मामला बदल जाए वो बात एक अलग है। वहां पे जो है उनकी भागवत जी की जगह हौसबोले अगर आ गए तो मामला दूसरा कुछ हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आज तो संघ योगी जी के साथ है। दूसरी बात जो आपने कही है कि संघ इस तरह की चीजों को पसंद करता है, संघ पसंद करता है, लेकिन वो उसको गाता नहीं है, उसका गाना नहीं बनाता है। आप अगर पिछले दिनों देखेंगे जिस प्रकार वेस्ट बंगाल में जाके, कलकत्ता में जाके संघ प्रमुख ने बोला है कि नहीं, वो हिंदुत्व की जरूरत नहीं है, हमारा देश तो हिंदू देश है और इस तरह की चीजें नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उसको मामले को थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर उसको सुलगाने की कोशिश कर रही है। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 3 दशकों तक वहां पे ले गई, और बाबरी मस्जिद की वजह से भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। आज बाबरी मस्जिद है नहीं, राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान उत्तर प्रदेश में हो गया। तो इनके लिए बाबरी मस्जिद लक्की है, तो उसकी स्थापना वेस्ट बंगाल में चल रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग हो रही है हिंदुओं की, इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कारण उस प्रकार के बन रहे हैं। जो गर्म काम करना हो भारतीय जनता पार्टी करे, जो नरम काम करना है, जो मामले को डाइवर्ट करना है, उस काम को संघ करेगा।
दोनों एक साथ काम करते हैं। भले ही हम लोग कहते रहे कि संघ में और भाजपा में मतभेद है, यहाँ पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं। ये एक तालाब में कंकड़ या पत्थर फेंक के देखने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और फिर उसकी रिपोर्ट लेने का काम संघ करता है और फिर फाइनल रिजल्ट उसका आता है। मेरा मानना यह है कि जो ये बाबरी मस्जिद की घोषणा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्थर फेंक दिया है। अब उसको मापने का काम संघ कर रहा है कि उसका रिएक्शन क्या आता है। अगर फायदा होता है तो उसको बढ़ाया जाएगा, अगर उससे कोई नुकसान दिखाई दे रहा है तो उसको वापस किया जाएगा या उसको थोड़ा डाइवर्ट किया जाएगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा था कि जब आरक्षण पे लग रहा था कि नुकसान हो जाएगा बिहार में, तो मोहन भागवत जी जाके एक बयान दे आए थे बिहार में कि नहीं नहीं, आरक्षण की जरूरत नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया था। तो इस तरह की परिस्थितियां जहां बनती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है, संघ उसको डाइवर्ट करने का काम करता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर वेस्ट बंगाल की बात हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा गेम था कि मुस्लिमों को डाइवर्ट कर दिया जाए, तो इस मुद्दे पे मुस्लिम डाइवर्ट होता दिखाई दे रहा है मुझे वेस्ट बंगाल का। क्योंकि कुछ जो है बाबरी मस्जिद के साथ है और कुछ ममता बनर्जी के साथ है, तो मुस्लिमों में बंटवारा होता दिखाई दे रहा है। और बाकी जो क्रांतिकारी ओवैसी जैसे उतरेंगे अम्ब्रेला लेके, वो भी कुछ करेंगे। तो अगर तीन तीन हिस्सों में मुसलमान बंट जाएगा और हिंदू एक साथ आ जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने में आसानी हो जाएगी। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी और संघ की चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केपी मलिक साहब, इस तरह की चालें चलने में संघ बड़ा माहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।